उप अव्ययभाव समास अब हम सीख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उप का अव्ययभाव समास कैसे होता है और उप का अर्थ क्या होता है। उप का अर्थ, उप इस अव्यय शब्द का अर्थ होता है समीप। समीप यानी नजदीक। अगर कोई भी चीज नजदीक हो किसी के तो हम उसे उप बोल सकते हैं। ठीक, अब इसका समास में कैसा प्रयोग होता है और किस तरह से इसका विच्छेद किया जाता है, ये हम आप लोगों को उदाहरण से दिखाते हैं। देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को कुछ हिंदी वाक्य दे रहा हूं, जैसे कि शिष्य शिक्षक के पास पढ़ता है। ये एक हिंदी वाक्य है बच्चों। अब ये जो हिंदी वाक्य है इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बोलिए क्या होगा इसका हिंदी में, संस्कृत में। शिष्यः पठति, शिष्य पढ़ता है। किसके पास पढ़ता है? शिक्षक। हाँ, तो शिक्षक के पास ऐसा हमें बोलना है, तो कैसे बोलेंगे संस्कृत में? शिक्षकस्य। हाँ, शिक्षकस्य समीपम। समीपम, करेक्ट। शिक्षकस्य समीपम पठति। शिष्यः पठति, शिष्यः शिक्षकस्य समीपम पठति। तो ये हो गया हिंदी वाक्य, ये हो गया उस हिंदी वाक्य का संस्कृत वाक्य। अब यहां पर देखिए, शिक्षकस्य समीपम, ये जो वाक्यांश है इसको हम उप इस शब्द के साथ अव्ययभाव समास करके छोटा बना सकते हैं। यहां पर हमारा ये उप अव्ययभाव समास हो सकता है। देखिए कैसे, तो हमें करना क्या होता है, देखिए शिक्षक ये शब्द है, बाद में जो समीप ये शब्द है, समीप इस अर्थ के लिए यानी समीप इस शब्द के अर्थ के लिए हम शिक्षक के सामने उप जोड़ सकते हैं। उप लगा दिया तो उप शिक्षक बन गया। तो उप शिक्षक यानी शिक्षक के समीप। अब चूंकि ये अव्ययभाव समास है तो अव्ययभाव समास हमेशा नपुंसकलिंग के एक वचन में आ जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर उप शिक्षक है तो उप शिक्षक ये शब्द हमें नपुंसकलिंग में भी लेकर जाना है। तो नपुंसकलिंग में उप शिक्षक कैसा बनेगा? उपशिक्षकम। अब इस उपशिक्षकम को हम ऊपर वाले वाक्य के अंदर रख देंगे तो हमारा क्या बनेगा? शिष्यः उपशिक्षकम पठति। तो उपशिक्षकम पठति यानी शिक्षक के पास पढ़ता है। बिल्कुल आसान चीज है। दूसरा, यही वाक्य लो, हम दूसरा एक दूसरे उदाहरण के साथ इसी वाक्य को देंगे, देखते हैं। और इसी तरह का वाक्य है, शिष्यः गुरोः समीपम पठति। ये वाक्य मैंने लिया। अब यहां पर गुरोः समीपम, इस वाक्य को देखिए, मैंने गरोह लिख दिया वो गलती से, गुरोः समीपम। अब गुरोः समीपम यानी गुरु के पास। अब इसको मैं एक बार हिंदी में भी कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। शिष्य गुरु के पास पढ़ता है। अब गुरु के पास ये जो शब्द है इसको अव्ययभाव समास करना है उप के साथ। तो यहां पर देखिए समीप को हम हटा देंगे और गुरु शब्द को जो षष्ठी विभक्ति लगी है उसको भी हटा देंगे। अब हमारे पास कौन सा शब्द बनता है? गुरु। अब गुरु के सामने हम उप को लग देंगे तो उपगुरु ये शब्द हमारा बन गया, उपगुरु। अब उपगुरु बनने के बाद इसको हमें नपुंसकलिंग में लेकर आना है एक वचन के। अब उपगुरु इस शब्द का नपुंसकलिंग एक वचन क्या बनता है? उपगुरुम।
नहीं, गलत हुआ। किसी ने तो भी कहा उपगुरुम, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि वो म सिर्फ अकारांत शब्द को ही लगता है। अब यही उदाहरण मैंने वापस आप लोगों को क्यों लिया, देखो समझने की कोशिश करो। शिष्य उपगुरु, हाँ उपगुरु पठति, यही उदाहरण मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहीं पर ही आप लोग गलतियां कर देते हो। देखिए हमारा ये पहला उदाहरण था। पहले उदाहरण में हमने क्या देखा कि शिक्षकस्य समीपम, यहां पर शिक्षक शब्द था, शिक्षक अकारांत शब्द है। लेकिन दूसरे उदाहरण में गुरु शब्द है जो कि उकारांत शब्द बना, और हमारा जो हलंतम है सिर्फ अकारांत शब्द को ये लगता है। उपशिक्षक है तो उपशिक्षकम, लेकिन गुरु शब्द उकारांत आ गया, अ को छोड़कर दूसरा अंत यहां पर है, तो यहां पर नहीं लगेगा, बस शिष्य उपगुरु पठति, इतना ही आएगा बच्चों, ध्यान रखो। चलो तीसरा उदाहरण देखते हैं। वृक्ष के पास मंदिर है, क्या होगा इसका संस्कृत में? वृक्षस्य, हाँ बोलो बोलो। वृक्षस्य समीपम, वृक्षस्य समीपम मंदिरम अस्ति। हाँ सही बोला, वृक्षस्य समीपम मंदिरम, हाँ मंदिरम बोलो या फिर देवालयः बोलो, दोनों भी चलेगा, देवालयः अस्ति। ठीक, अब यहाँ पर समास कार्य कहाँ हो सकता है? देवालय मायंगन? नहीं नहीं, सुनो, मंदिरम शब्द नपुंसक लिंग का है तो इसलिए मंदिरम बना, और देवालय शब्द पुल्लिंग का है इसलिए देवालय बना। अब मुझे पहले बताओ इस वाक्य में कर्ता कौन है? सब्जेक्ट? नहीं नहीं नहीं, वृक्ष नहीं है। इस वाक्य में मंदिर ये सब्जेक्ट है, मंदिर है, मंदिर ने होने की क्रिया की है ना, मंदिर अस्ति, देयर इज अ मंदिर, देयर इज अ टेम्पल। अब मंदिर कहाँ है इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी हमें ये शब्द दे रहा है, कौन सा? वृक्ष के पास मंदिर है, कहाँ है? वृक्ष के पास है। अब ये जो मंदिर है ये प्रथमा में है, अब नपुंसक लिंग की प्रथमा मंदिरम बनती है, और देवालय पुल्लिंग का शब्द है तो उसकी प्रथमा देवालय ऐसी बनी। तो दोनों में से कोई भी एक शब्द रखो, हम यहाँ पर देवालय शब्द रखेंगे। देवालयः अस्ति, देवालयः कुत्र अस्ति? देवालयः वृक्षस्य समीपम अस्ति। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई? यस सर। अब हमारा समास कार्य कहां पर होने जा रहा है? हमारा समास कार्य होने जा रहा है वृक्षस्य समीपम, यहां पर। अब वृक्षस्य समीपम क्या बनेगा इसका समास कार्य, बोलो? उपवृक्षम, उपवृक्ष। सही 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 बोला। देखो यहां पर हमारे पास क्या है? समीपम, इसको हम हटा देंगे, षष्ठी विभक्ति जो है इसको यही हटा देंगे, हमारे पास बचता है वृक्ष। बस इसके सामने उप को रख दीजिए, उपवृक्ष। अब देखो उपवृक्ष ये शब्द अकारांत शब्द बन गया है, अब इसका नपुंसक लिंग म लगाकर बनेगा उपवृक्षम। अब इस उपवृक्षम को हम यहां पर रख देंगे उपवृक्षम, बोल्ड भी कर देंगे, बोल्ड भी किया। लेकिन सामने जो शब्द आया, अब इसके सामने कौन सा शब्द आएगा? देवालयः। अब देखिए बच्चों, देवालयः इस शब्द की शुरुआत में व्यंजन होने की वजह से ये म ऐसे ऊपर जाएगा बिंदु बनकर, इस तरह से बन गया उपवृक्षम देवालयः अस्ति। अगला उदाहरण देखिए, यही वाक्य। राजा, हाँ मतलब ऐसा सेंटेंस आया तो ऐसा भी रखा तो चलेगा ना? मतलब ऐसे इधर उधर नहीं करा तो चलेगा ना? इधर उधर से मेरा मतलब जो पहले आपने जो ऊपर दो सेंटेंस बताए थे जिसमें देवालय, जो देवालय है वो इधर भी रह सकता ना स्टार्टिंग में? हाँ हाँ, देखो ऐसे में आप लोग क्या करो, आपकी परीक्षा में जिस तरह का वाक्य है उसी वाक्य को वैसे ही रखो, अपने मन से तो उसके अंदर हड़बड़ी मत करो।
जो जैसा है वैसा ही रहने दो, आपको जो करने के लिए कहा है वही करो। ठीक। यस सर। अगला वाक्य देखिए। पेड़ के पास मंदिर है। अब देखो, पेड़ के लिए हमने शब्द क्या लिया था यहाँ पर हिंदी में वृक्ष है, यहाँ पर पेड़ भी रख सकते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं। तो पेड़ के पास मंदिर है, पेड़ का हमने एक शब्द वृक्ष लिया। अब पेड़ को संस्कृत भाषा में तरु भी कहते हैं, तरु। ठीक, तरु के पास। तो तरु शब्द को यहाँ पर के लिखा है, के षष्ठी है, तो तरु की यहाँ पर षष्ठी बनती है तरोहो। तरोहो समीपम देवालयः अस्ति। अब यहां क्या होगा बच्चों? तरोहो समीपम, यहां पर हमने समीप को हटा दिया और तरु शब्द को जो षष्ठी है यहाँ पर ओ करके लगी हुई उसको भी हटा देंगे। अब हमारे पास है तरु। तरु शब्द के शुरुआत में हम रखेंगे उप, उपतरु। अब मुझे बताओ, उपतरु का नपुंसकलिंग क्या होगा? उपतरुम होगा या नहीं होगा? उपतरु नहीं होगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। उपतरु, उपतरु देवालयः अस्ति, इसको हम बोल्ड कर देंगे। ठीक, उपतरु देवालयः अस्ति। देवालयः कुत्र अस्ति? उपतरु देवालयः अस्ति। अगला वाक्य देखो। नदी के पास गांव है। नदी के पास गांव है, क्या होगा यहां पर? पहले संस्कृत वाक्य बोलो, इसका अनुवाद क्या होगा? मध्य समीपे ग्राम अस्ति। सही है। देखो यहां पर ग्राम अस्ति, गांव है। कहाँ है? तो नदी के पास है। अब नदी शब्द को, नदी को संस्कृत में भी नदी ही कहते हैं। अब ये जो के है, के का अर्थ नदी में कैसे आएगा? षष्ठी विभक्ति लगाकर। नदी शब्द की षष्ठी होती है नद्याः। ठीक, नद्याः। और पास के लिए हम समीप बोलते हैं, समीपम। नद्याः समीपम ग्रामः अस्ति। अब नद्याः समीपम क्या होगा यहाँ पर? देखो समीप चला गया और नद्याः जो है, नद्याः से षष्ठी विभक्ति चली जाएंगी तो हमारे पास आता है नदी। ये शब्द नदी, और इसके सामने ऊपर रखना है तो उपनदी। अब इसको हमें जो उपनदी शब्द मिला है इसको नपुंसक लिंग में लेकर आना है। उपनदी का नपुंसक लिंग क्या बनेगा? एक वचन में, नपुंसक लिंग है एक वचन। वैसे का वैसा ही रहेगा। नहीं, वैसे के वैसे ही रहेगा। उपनदी वैसे के वैसा नहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं। कुछ बदलाव होगा। उपनद्य लगाना है। आप लोग भूल गए, नपुंसक लिंग के शब्द कभी भी दीर्घांत नहीं होते। ये यहाँ पर ह्रस्व बनेगा, ह्रस्व नपुंसके, यह ह्रस्व बनेगा। नदी शब्द देखो दीर्घ इकारांत है ना, इसके अंत में दीर्घ स्वर है ना, ये दीर्घ ह्रस्व बनेगा। अगर आपका समस्त शब्द अव्ययी भाव समास में कोई दीर्घ आता है, कोई दीर्घ स्वर अंत में आता है, तो वो ह्रस्व भी आप लोगों को करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? उपनदी। दादा इसमें उप की जगह अनु क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि अनु शब्द का अर्थ होता है के पीछे, के बाद या फिर के योग्य। लेकिन यहां पर हमने शुरुआत में ही देखा उप का अर्थ क्या है? समीप। तो समीप इस अर्थ में उप आता है, के पीछे इस अर्थ में अनु आता है। ठीक, दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग है ना। हाँ, अगर यहाँ पर अगर ऐसा शब्द होता नदी के पीछे तो हम अनु का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पास है। तो दादा वो क्या अनुनति रहता था क्या? हाँ, अनुनदी, नदी के बाद।
तो चलो यहां पर हम क्या लिखेंगे, उपनदी, उपनदी ग्रामः अस्ति। चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं। नदी के पास गांव है, फिर से वही वाक्य, लेकिन अब नदी के लिए हम दूसरा शब्द लेते हैं, जलदा। जलदा के पास गांव, ग्राम अस्ति। गांव है, कहां है, जलदा के पास। अब जलदा, जलम ददाति इति सा जलदा, जो उपजलद ग्राम उपजलद नहीं, उपजलदम होगा। क्यों होगा बताता हूं। जलदा के पास, है ना। हाँ, जलदायाः समीपम, ऐसा बनेगा, जलदायाः समीपम। जलदा की षष्ठी क्या है, जलदायाः। हाँ, सुनो, जलदा की षष्ठी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समीप को हटाया, यहाँ से हम समीप को हटाएंगे और इस षष्ठी विभक्ति को भी हटाएंगे, जलदा शब्द मिलता है। ठीक, अब जलदा की शुरुआत में हम ऊपर लगाएंगे, उपजलदा। अब ये जलदा जो शब्द है, देखो बच्चों, अव्ययभाव समास में हमें क्या करना होता है, यदि आपका शब्द दीर्घ स्वर से अंत होने वाला है, दीर्घांत बन रहा है, तो उसको ह्रस्वांत बनाओ। अब उपजलदा ये शब्द दीर्घांत है कि नहीं है, है, क्योंकि इसके अंत में आ ये स्वर आ रहा है। दा का मतलब क्या हुआ, द जमा आ दीर्घ स्वर है, तो दीर्घांत शब्द है। अब चूंकि ये दीर्घांत स्वर है, तो उसको हमें ह्रस्वांत करना पड़ेगा। ये क्या बन गया, अब उपजलद। ठीक, उपजलद बन गया। अब उपजलद बनने के बाद अब इसको नपुंसकलिंग में भी लेकर आना है, क्योंकि ये अकारांत शब्द बन गया है। अब ये जो ह्रस्वांत बन गया, अब ये अकारांत शब्द बन गया। अकारांत शब्दों को हम अम लगाकर नपुंसकलिंग में लेकर आते हैं, तो ये बन गया उपजलदम। समझ गया कैसे हुआ, क्या हुआ। यस दादा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उपजलदम ग्रामः अस्ति। अगला वाक्य देखो, समुद्र के पास रत्न है। चलो संस्कृत बनाओ, इसका क्या होगा, समुद्र के पास रत्न है। कैसे बनाओ, समुद्रम रत्नास्ति। बहुत बढ़िया कोशिश की तुमने, लेकिन छोटी सी गलती होगी। समुद्रस्य समीपम, समुद्रस्य समीपम, आगे बोलो, रत्नः अस्ति। थोड़ी सी गलती होगी, रत्न शब्द नपुंसकलिंग का है। रत्नम् अस्ति। और थोड़ी सी गलती की, क्योंकि यहाँ पर है के ऊपर एक बिंदु है, डॉट है, तो ये बहुवचन है। रत्नम्, रत्नाः सन्ति, रत्नानि सन्ति। रत्नानि सन्ति, समुद्रस्य समीपम रत्नानि सन्ति। ठीक अब समझ में आ गया। अब बनाओ समुद्रस्य समीपम, इसका अव्ययभाव समास। चलो बनाओ बच्चों। अनुसमुद्रम, अनुसमुद्रम नहीं, वो उपसमुद्रम। उपसमुद्रम ऐसा बनेगा। आप लिख सकते हो। यार रत्ना की ज्यादा रत्न, हाँ बोलो। अगर एक ही रत्न रहा तो उपसमुद्रम रत्नम अस्ति। लेकिन आपने उधर रत्न ही लिखा, तो फिर एक ही रत्न आना चाहिए। अरे बेटा देखो, यहां समझो, रत्न है, ठीक, और रत्न है, इन दोनों में फर्क है। इंग्लिश में बोलूं तो रत्न है
देयर इज अ रत्न, जेम। ठीक, जेम। और ये नीचे वाले का अर्थ होता है देयर आर जेम्स। कोई फर्क है कि नहीं दोनों वाक्यों में? देखो यहां पर फर्क है, यहां पर फर्क है। रत्न है, अगर हमने सिर्फ है का इस्तेमाल किया तो देयर इज अ जेम। अगर हमने कहा रत्न है के ऊपर अगर बिंदु आया तो देयर आर जेम्स, ठीक। और इसी का संस्कृत में आता है इस तरह से, रत्नम अस्ति, और ये बनेगा रत्नानि सन्ति। ठीक, समझ गया? सर अब ये जो है रत्नम दादा, अस्ति, इस के जो बिंदु के कारण ही बहुत सारे हैं। क्या बोला, फिर से बोलो। दादा वो जो है के ऊपर जो बिंदु है ना, आपने जो बोला, हाँ, अगर वो नहीं रहा तो सिंगुलर है, और अगर वो रहा तो प्लूरल है। हाँ। अब लेकिन इसमें एक और बात है, अगर हम किसी को आदर युक्त कोई वाक्य बोल रहे हैं तो इसमें भी है बहुवचन होता है। जैसे कि किशोर दादा हमारे प्राचार्य हैं। अब इस वाक्य में अगर हमने किशोर दादा हमारे को हटा दिया तो प्राचार्य हैं, यानी बहुत सारे प्राचार्य हैं, सारे के सारे प्राचार्य एक जगह पर इकट्ठा हो गए किसी कमरे में, अगर हमने कमरे को बंद कर दिया तो उस कमरे में प्राचार्य हैं। प्राचार्य कहाँ है? कमरे में है, बहुत सारे कमरे हैं। लेकिन हमने अगर ऐसा वाक्य बनाया किशोर दादा हमारे प्राचार्य हैं, तब उनको यहां पर किशोर दादा तो एक ही है, हमारे विद्यालय में बहुत सारे नहीं है, एक ही है। अब इनको आदर देने के लिए हमने यहां पर है बहुवचन का प्रयोग किया, किशोर दादा हमारे प्राचार्य है। इसकी जगह अगर हम एक वचन का वाक्य बोल दे, किशोर दादा हमारा प्राचार्य है, यह वाक्य शिष्ट वाक्य नहीं है, इससे उनके सम्मान को हानि होती है। तो ऐसे में हम इसका ट्रांसलेशन करते वक्त क्या इंग्लिश में हम प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं? किशोर दादा आर अवर प्राचार्य, ऐसा हम बोलते हैं क्या? नो दादा। दादा माना किशोर दादा आर और प्रिंसिपल, ऐसा हम बोलते हैं क्या? नहीं, प्रिंसिपल्स। दादा इज आएगा ना दादा? इज आता है, क्यों आता है? क्योंकि इंग्लिश में किसी को सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में भी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि बहुत सारी जगह पर करते भी है, एकदम हाई रिस्पेक्टेड अगर किसी के साथ बात करनी हो तो, लेकिन वैसे जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे में आप लोगों ने बहुवचन का प्रयोग नहीं भी किया तो चलता है। तो संस्कृत में यह बनेगा किशोर दादा अस्माकं प्राचार्य अस्ति। इसमें आप लोग एक वचन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करोगे। तो उपरत्नम उपसमुद्रम रत्नानि सन्ति। बात समझ गई? आसान बात है। यस दादा। हाँ, चलो अगला वाक्य। दादा, हाँ, अस्ति और संति में क्या फर्क है? बताता हूं। अस्ति का मतलब होता है इज, और संति का अर्थ होता है आर। ठीक ठीक है दादा। फिर से समझाता हूं तुम्हें, तुम चिंता मत करो।
देखो, पहाड़ पर चूहा है, पहाड़ पर चूहा है, संस्कृत में क्या बनेगा ऐसा? पर्वते मूषकः अस्ति। लेकिन उसी जगह पर अगर मैंने ये कहा कि पहाड़ पर चूहे हैं, ये बहुवचन वाला वाक्य हो गया, तो इसमें हमारा वाक्य बनेगा पर्वते मूषकाः सन्ति। बस इतना सा फर्क, तुम्हें समझ गया? आसान है। तो बस हमारा ऊपर इतना ही था, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं। फिर भी एक उदाहरण दे देता हूं। ये शिक्षक तो उदाहरण हो गया, तो दूसरा उदाहरण लेता हूं। हाँ, माँ के पास प्रेम है। चलो संस्कृत में बोला इसको, माँ के पास प्रेम है। दादा माँ है तो आ निकल जाएगा क्या, सिर्फ मैं ही बचेगा? अरे भाई, माँ हिंदी शब्द है, उसको संस्कृत के लिए शब्द माता है। उपमातम प्रेम अस्ति। नहीं, बहुत गलत हो गया, बहुत बहुत खूब सारा गलत हो गया। मैं बताता हूँ, देखो बच्चों, प्रेम अस्ति यानी प्रेम है। किसके पास प्रेम है? तो माँ के पास, माँ के पास। अब माँ को संस्कृत भाषा में शब्द है माता, ठीक। अब माता आकारांत शब्द नहीं है, इसके अंदर मातृ शब्द है, मातृ समीपम। अब मातृ समीपम नहीं बोल सकते, माँ के पास, तो यहाँ पर जो के है, के षष्ठी है, तो मातृ शब्द की षष्ठी बनती है मातुहु। बच्चों, माता शब्द मातृ शब्द है, ऋकारांत शब्द है। माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातॄन्, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः। तो ये जो उसके, अगर आप लोगों के विभक्ति की टेबल याद है तो ही आप लोगों को ये जमेगा। माता ऋकारांत शब्द है और माता का षष्ठी एक वचन मातुहु ऐसा बनता है। मातु समीपम प्रेम अस्ति। अब मातु समीपम को देखो, बोलो कैसा होता है। तो यहां पर हमने समीपों को हटाया और मातुहु में से षष्ठी को भी हटाया, तो इसका ओरिजिनल वर्ड हमें मिलता है और वो है मातृ। अब इसको हम ऊपर लगा देंगे तो उपमातृ ऐसा शब्द हमें मिलता है। बच्चों ध्यान से देखो, उपमातृ। ठीक, उपमातृ प्रेम अस्ति। समझा क्या? थोड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप लोगों को माता शब्द की टेबल याद नहीं है, या फिर किसी भी ऋकारांत शब्द की टेबल याद नहीं है। उपमातृ, हाँ, माँ को अम्बा भी बोल सकते ना? अम्बा भी बोल सकते हैं। तो अम्बा यहाँ होगा क्या? हाँ, वहां पर अम्बा यहाँ होगा। माँ के पास प्रेम है तो अम्बा यहाँ समीपम प्रेम, अरे अस्ति, यहां पर हो सकता है उप। देखो बच्चों, अब यहां पर कुछ अलग होगा। उप अम्बा, अब देखो हमारे पास अम्बा शब्द है, ठीक। अब अम्बा
जो शब्द है इसको हम उप लगाएंगे, लेकिन उप अम्ब लगाने से यहां पर क्या होगा, संधि कार्य भी होगा। प जमा अ क्या होता है, दीर्घ संधि बनेगा यहाँ पर, सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि के नियम से उप अम्ब का उपाम्ब बनेगा, उपाम्बा उपाम्बा। अब देखो उपाम्बा ये जो शब्द बना है ये दीर्घांत शब्द बन गया, इसके अंत में दीर्घ स्वर है, ये ह्रस्व बनेगा। ये बनता है उपाम्ब। ठीक, अब ये नपुंसकलिंग में भी जाएगा, उपाम्बम उपाम्बम। अभी ऐसा बन गया, उपाम्बम प्रेम अस्ति। ठीक, बच्चों समझ गया? 10वां एक और उदाहरण लीजिए। माँ के पास प्रेम है, वही वाक्य लेकिन जरा अलग अंदाज में। जननी शब्द लेंगे अब, जननी को षष्ठी विभक्ति लगाइए, समीपम प्रेम अस्ति। कैसे होगा, जननी की षष्ठी क्या है, जननी शब्द की षष्ठी क्या बनेगी, जननी, जननी शब्द, हाँ बोलो बोलो। जनन्याः करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जनन्याः समीपम प्रेम अस्ति। अब यहाँ पर हमारे पास क्या शब्द है, जननी, इसको लगाया हमने उप। अब उपजननी ये जो शब्द है दीर्घ स्वरांत बन गया, इसको ह्रस्व बनाओ, उपजननी। ठीक, हो गया काम, उपजननी प्रेम अस्ति। तो कुल मिलाकर उप अव्ययभाव समास इस तरह से बनता है। आपको अगर और कोई शंका समस्या प्रश्न हो तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, और आप लोगों को पूछना भी चाहिए अगर कोई शंका रही तो। किसी को और कोई समस्या है, कोई डाउट है, ऐसा कोई पॉइंट है जो कि नहीं समझा? नो दादा, बहुत अच्छा, समझ गए। तो चलिए अब हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे विचार से हमारा समय भी अब समाप्त हो चुका है। अगले पाठ में हम फिर से मिलेंगे। हरिओम। हरिओम।